एक हंसता खेलता परिवार जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। परिवार में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। परिवार गांव में रहता था, एक मिडिल क्लास परिवार था। अब बच्चे बड़े हो रहे थे। अब बच्चे बड़े होने के साथ साथ माता पिता को लगता है कि बच्चों को शहर ले जाना चाहिए ताकि उनको अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी हो सके और अच्छी परवरिश मिल सके। और यही सब सोचकर जो माता होती है वो अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर चली जाती है। पिता गांव में ही रहता है, अपना काम रखता है चालू। लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि पूरे परिवार तहस नहस हो जाता है। पूरे परिवार की खुशियां एक पल में बर्बाद हो जाती है। साथ ही इसके पीछे की वजह जो थी और जिसकी वजह से ये पूरा परिवार की खुशियां बर्बाद हुई थी, वो जानकर आप और हैरान हो जाएंगे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है और इतनी छोटी सी बात की वजह से ये एक परिवार तहस नहस हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये सच्ची घटना है ग्वालियर के जौरासी गांव की और बात है 11 जुलाई 2024 की। 11 जुलाई की सुबह बिलौवा पुलिस स्टेशन में वहीं जौरासी गांव का रहने वाला सोनू जो कि अपने ससुराल वालों के साथ आया था, वहां पहुंचकर पुलिस को कंप्लेन लिखवाता है। और वो कंप्लेन थी अपने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट। जो पत्नी का नाम था प्रगति, वो पुलिस वालों को बताता है कि 8 जुलाई को जब मैं काम पर से घर वापस आया तो उसकी बीवी घर पर नहीं थी। उसने आसपास ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसकी बीवी कहीं नहीं मिली। साथ ही उसने वेट भी किया कि हो सकता है वो कहीं गई हो, लेकिन वो तब भी नहीं आई। और फिर 10 जुलाई को उसने अपने ससुराल वालों को यानी कि अपनी बीवी के मायके वालों को सूचना दी कि प्रगति 2 दिन से घर पर नहीं है। और बताए अनुसार 11 जुलाई को सुबह सभी लोग आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, क्योंकि उस वक्त जो बच्चे थे वो नाना नानी के यहाँ गए हुए थे, यानी कि मुरैना में उसकी वाइफ का मायका था और बच्चे वहीं गए हुए थे। खैर पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जल्द से जल्द ढूंढने का आश्वासन देकर परिवार को घर भेज देती है। पुलिस अपनी जांच में लग जाती है, साथ ही कई टीमों का गठन किया जाता है। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा ही रही थी कि तभी 12 जुलाई को सुबह फिर से ससुराल वाले यानी कि जो लड़की लापता थी प्रगति, उसके मायके वाले पुलिस स्टेशन आते हैं और आकर कहते हैं कि उन्हें अपने दामाद सोनू पर ही शक है, जो कि उनके साथ खुद रिपोर्ट करवाने गया था। पुलिस वालों को भी लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसके ससुराल वाले बताते हैं कि मेरी बेटी अपने पति से ही परेशान होकर शायद घर छोड़कर चली गई है, या ये भी हो सकता है कि सोनू ने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया हो। पुलिस सोचती है कि हर कपल में झगड़े थोड़े बहुत तो होते ही रहते हैं और ये नॉर्मल एक पारिवारिक झगड़ा हो सकता है। इस तरह से उन्हें समझा बुझाकर वापस घर भेज देती है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। खैर पुलिस उन लोगों के सामने तो ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं करती, लेकिन जब वो अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तो जो उसके ससुराल वालों ने बयान दिया था उसमें जो सोनू के नाम का शक था उसे भी जांच में शामिल करती है और गुप्त तरीके से सोनू की भी जांच करने में लग जाती है। सबसे पहले सोनू की डिटेल्स निकलवा जाती है, कॉल डिटेल्स। पुलिस को लगता है कि शायद उससे कुछ जानकारी मिले, लेकिन कुछ भी जानकारी हासिल नहीं होती। कुछ भी संदिग्ध कॉल डिटेल भी नहीं मिलता, सब कुछ नॉर्मल था। साथ ही पुलिस आगे जांच बढ़ाती तो है, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य से पूछताछ नहीं करती इस मामले में, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि इस परिवार से जुड़ा हुआ हो और अगर इस घटनाक्रम में शामिल है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे शक हो जाए और वो भाग जाए। और इसीलिए पुलिस सारी
जानकारी सारी जो उसकी जांच होती है वो गुप्त तरीके से शुरू रखती है। खैर, तभी अचानक एक लोकेशन का पता लगाया जाता है सोनू के मोबाइल का। जैसा कि सोनू ने बताया था कि वो 8 जुलाई को काम पर से घर लौटा था और उसके बाद उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। लेकिन जब पुलिस सोनू के मोबाइल का लोकेशन निकलवाती है तो उसमें तो कुछ और ही दिखता है। उसमें पता चलता है कि सोनू 3 दिन से कहीं दूर तो गया ही नहीं है। उसके मोबाइल की लोकेशन घर के आसपास ही थी और पुलिस को शक होता है और इसी शक पर पुलिस 20 जुलाई को सोनू को गिरफ्तार कर लेती है। हिरासत में लेकर सोनू से पूछताछ शुरू होती है और जब पूछताछ शुरू होती है तो पुलिस को सोनू गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है। वो यही कहता है बार बार कि मुझे कुछ नहीं पता इस केस के बारे में। मैं तो जब घर आया काम पर से तो प्रगति घर पर नहीं थी, लेकिन पुलिस थी कि उसको कहीं ना कहीं शक तो हो ही गया था। पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है और सोनू एक नया ड्रामा शुरू करता है। सोनू कहता है कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी प्रगति को मारा जरूर है और मैंने उसको मारकर झांसी के आगे एक बेटमा नदी है वहां जाकर फेंक दिया है। क्योंकि सोनू बहुत शातिर था और जब से उसने मर्डर किया था उस 3 दिन के बीच में उसने कई सारी ऐसी स्टोरियां देखी थी जिसमें बॉडी को मारकर कहाँ ठिकाने लगाया जाता है। और जिसमें से उसने एक स्टोरी ये देखी थी कि एक व्यक्ति अपनी भाभी को मारकर नदी में फेंक देता है क्योंकि लाश मिलती नहीं और इस कारण उस व्यक्ति को कोई सजा नहीं हो पाती। और इसी कारण सोनू ऐसी कहानी पुलिस को बताता है। एक पल के लिए तो पुलिस को यकीन हो भी जाता है, लेकिन जब पुलिस लोकेशन पर ध्यान देती है उसके मोबाइल के तो पता चलता है कि सोनू तो शहर के बाहर कहीं गया ही नहीं। उसकी जो लोकेशन होती है मोबाइल की वो घर के पास से लेकर उसके खेत तक ही मिलती है। और पुलिस उसको सोनू को कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और पुलिस थोड़ा और सख्ती दिखाती है और जिसके बाद सोनू सच उगलना शुरू कर देता है। सच ऐसा भयानक सच कि आंखों से आंसू आ जाए। शादी को करीब 17 साल हो चुके थे। 17 साल से दोनों पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे। 2 बच्चे थे, लेकिन उसके बाद भी सोनू ने ऐसी निर्मम हत्या करी अपनी बीवी की कि हर कोई हैरान था, और वो भी सिर्फ एक शक की वजह से। सोनू सबसे पहले आहें भरते हुए यही कहता है कि वो तड़प रही थी, छटपटा रही थी, मुझसे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। पुलिस कहती है सब कुछ विस्तार से बताओ। तब सोनू कहता है कि बात है 8 जुलाई की शाम को जब मैं घर आया तो रोज की तरह उसकी पत्नी किसी से फोन पे हंस हंस के बात कर रही थी। सोनू का दावा था कि उसकी पत्नी जब से बच्चों को लेकर शहर चली गई थी उसका किसी और के साथ अफेयर शुरू हो गया था, किसी और से वो प्यार करने लग गई थी और इसी के चलते ना तो मुझसे वो ढंग से बात करती थी और ना ही कोई रिस्पॉन्स देती थी। अगर मैं कुछ उसे बोलता था तो हमेशा उल्टा जवाब देती थी और उस दिन भी यही हुआ। मैंने जब पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो तो कहती है कि तुम्हें क्या करना है, और इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से के कारण हम दोनों में बहस शुरू हो गई और बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। प्रगति जो उसकी वाइफ थी वो उसको चाटा मार रही थी और मेरा हाथ उसके गले तक जा पहुंचा। जब मैं उसका गला पकड़ा हुआ था और वो लगातार मुझे चाटे मार रही थी, मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और मैंने अपने हाथ की पकड़ उसके गले में टाइट करना शुरू कर दिया। वो छटपटाने लगी, मुझसे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं इतना गुस्से में था कि मैंने उसे बिल्कुल भी ढील नहीं दी और मैंने उसका गला जोर से तब तक दबा के रखा जब तक कि उसका शरीर शांत नहीं पड़ गया, और इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। सोनू का कहना था कि बहुत ही जल्द प्रगति का शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने हाथ छोड़ा जब उसके गले से तो जमीन पर लुढ़क कर वो गिर गई। मैं डर गया
जिस तरीके से उसका शरीर शांत पड़ गया था, उसी तरीके से मेरा गुस्सा भी ठंडा पड़ गया था। अब मैंने उसकी नब्ज चेक करी, उसकी धड़कन सुनने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, यानी कि प्रगति की मौत हो चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और इसकी जानकारी घबराकर मैंने पहले अपने भाई को दी, उसके बाद अपने पिता और अपने चाचा को दी। खैर, उसके बाद हम लोग रात में मैं उसी लाश के साथ सो गया। दूसरे दिन यानी कि 9 जुलाई को सुबह सबकी नजरों से बचते हुए मैंने उसको एक चादर में लपेटकर कार की डिक्की में छुपा दिया, और कार की डिक्की में छुपाकर मैं उसे खेत ले गया। वहीं पर एक ढाबा था, ढाबे के पास मैंने अपनी कार खड़ी कर दी। ढाबे के पीछे एक खेत था, खेत के थोड़ा सा अंदर जाकर एक कुआं था, कच्चा कुआं, लगभग 10 फीट गहरा, और वो सूखा कुआं था, कच्चा कुआं था, और इसकी वजह से उसकी जो चौड़ाई थी काफी ज्यादा हो गई थी। मैं वहां पर गया और 10 फीट नीचे कुएं में उतरकर और एक 4 फीट का गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद शाम तक का वेट किया। शाम 6 बजे के लगभग जब अंधेरा शुरू होने लग गया, तब मैंने अपने भाई को कहा कि लाश लेकर आओ। उसका भाई, जिसका नाम घनश्याम था, वो लाश लेकर गया और हमने उसी गड्ढे में लाश को दफन कर दिया, क्योंकि हमें पूरा यकीन था कि यहाँ से पुलिस तो क्या, किसी को भी लाश नहीं मिल सकती, क्योंकि बारिश का समय था। अमूमन जब तेज बारिश होती थी तो वहाँ का जो एरिया था और वो जो कुआं था टूटा, पुराना कुआं, वो पूरी तरीके से पानी से भर जाता था, और उसे यही लगा कि हो सकता है 2-4 दिन में तेज बारिश हो जाएगी और यहाँ पूरा पानी भर जाएगा। उसके बाद पुलिस तो क्या, मैं खुद उस लाश को नहीं ढूंढ पाऊंगा कि मैंने कहाँ दफन किया था। और ये सच सुनने के बाद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, सोनू के बताए हुए लोकेशन के आधार पर पुलिस वहां जाती है। वहां गड्ढे में उतरकर, यानी जो पुराना सूखा कुआं था, वहां उतरकर खुदाई की जाती है, और वहां से उसकी पत्नी प्रगति की लाश बरामद की जाती है। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और जिसमें ये साफ हो जाता है कि प्रगति की मौत गला दबाने से हुई है, सांस न ले पाने की वजह से। ये खुलासा होने के बाद पुलिस सोनू पर हत्या का मामला दर्ज करती है। वहीं उसका भाई घनश्याम, जो कि उसके जुर्म में सबूत छुपाने में साक्षी था, उसके खिलाफ उसके पिता लक्ष्मी नारायण किरार और चाचा नरोत्तम किरार पर साक्ष्य छुपाने और इस घटना में साथ देने का मामला दर्ज किया है। तो दोस्तों, देखा आपने कि एक छोटा सा शक के आधार पर एक पूरा परिवार तबाह हो गया। जो हंसता खेलता परिवार था, जिसमें बच्चे भी थे, माता पिता भी थे, वो बच्चे बिन माँ के हो गए। उन बच्चों का भविष्य अब क्या होगा? जिस भविष्य को बनाने के लिए माँ बच्चों को लेकर शहर गई थी, उन बच्चों के भविष्य का अब क्या होगा, ये कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों, ये था पूरा घटनाक्रम। आपको इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खैर, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है, सुरक्षित करना है। जितना ज्यादा हो सके सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और हाँ, अगर ऐसा कोई शक आपके दिमाग में भी घर करता है, तो ऐसे हत्याकांड या ऐसा घिनौना काम करने से पहले आप एक बार बैठकर बात जरूर करें कि वो आपका शक सही है या गलत। किसी की भी जान लेने का हक किसी को भी नहीं है, और आप भी ये गलती कभी नहीं करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, ताकि देश दुनिया की ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटनाएं आपको मिलती रहें, आप उन सभी से रूबरू होते रहें। जय हिंद, जय भारत।